अपन ना इसको खत्म कर लेते हैं, सरफेस केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, उसको खत्म करने के बाद फिर अपन डिस्कस कर सकते हैं डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो अपन डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में वी कैन राइट दैट इट इज all colloidal particles carries charge with them, उनके पास कोई ना कोई चार्ज जरूर होता है, या तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। either all particles are positive or all particles are negative. To all particles or negative charge to all particles, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा सभी पार्टिकल के पास या फिर नेगेटिव चार्ज होगा सभी पार्टिकल के पास। ड्यू टू द सेम चार्ज बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्स्ड फेज मतलब पार्टिकल्स होंगे कोलाइड के, डिस्पर्स्ड फेज they repel each other, so the colloidal cell will never settle down. Colloidal cell will never settle down, precipitate or settle down. तो वो ना तो कभी प्रेसिपिटेट होगा ना ही कभी सेटल होगा, और सेटल्स इट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। ना जो पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशन में रहेंगे। इट इज लाइक दैट कि जैसे फ्रूटी वगैरह होता है ना, वो येलो कलर में अपन को सॉल्यूशन दिखता है, वो सॉल्यूशन में कभी ना वो येलो कलर सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, because all the particles, yellow particles present in that will have carry the same charge, so वो आपस में कोलाइड करके रिपेल करते रहते हैं। ब्राउनियर मूवमेंट होता है, सो रिपेल कर कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके वो रिपेल होंगे बिकॉज दे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स, तो अपन को थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए कि भाई कौन से पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स हैं और कौन से नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स। तो अगर हम पॉजिटिव कोलाइड्स की बात करेंगे तो विल राइट दैट पॉजिटिव कोलाइड्स, metal hydroxides, they are positively charged colloids. metal hydroxide जैसे FeOH whole thrice है, AlOH whole thrice है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, these all are the positively charged colloids. जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो जनरली पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स होते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स। हीमोग्लोबिन ना is a colloid and it has a positive charge. Titanium oxide solution, aqueous solution, that is also positively charged. Basic dyes like methylene blue, dyes ना जो कलर करते हैं जिससे अपन, बेसिक डाइज मिथाइलिन ब्लू, that is positively charged. So we can write that the positively charged colloids are like this, right? Basic dyes like methylene blue, they are positively charged. Similarly we can have a negative charge also, because इससे हमारा काफी काम हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड मेनली अपन से क्वेश्चन में पूछते हैं। नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स, नेगेटिव कोलाइड्स है ना, चार्ज कोलाइड्स, तो ऑल मेटल सॉल्ट्स, मेटल सॉल्ट में तो मैंने आपको बताया था ब्रेडिक्स-ज़ार्क मेथड में, और जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं बस वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे अपन से डायरेक्टली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स?
सो आप इसको, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमें सिर्फ क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन आपने दिया उसको करेक्ट लिखना है बस। सो मेटल सॉल्ट्स लाइक अपन को पता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, राइट ना? प्लैटिनम, लेड, कॉपर, लाइक दैट वी कैन राइट। As well as मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स जो होता है वो भी नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स होता है। सो आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमोनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, मेटल सल्फाइड अगर गिवन है तो वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है। Hemoglobin is positively charged, but blood itself is a negatively charged colloid. ब्लड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज होता है। मडी वाटर इज negatively charged colloids. River water is negatively charged colloids. River water is negatively charged colloids. Muddy water is negatively charged colloids. Blood is negatively charged colloids. Acidic dyes like Congo Red और इनके फॉर्मूले अपन को नहीं चाहिए। Congo Red का फॉर्मूला बताओ, ईओसिन का फॉर्मूला बताओ, ये सब नहीं चाहिए अपन को, बस नाम चाहिए कोलॉइड्स में। The positively charged colloids or negatively charged colloids. All लायोफिलिक, जितना भी लायोफिलिक होता ना colloids, they are generally negatively charged colloids, are generally negatively charged colloids। तो जितना भी मतलब लायोफिलिक अपन ने पढ़ा, स्टार्च, प्रोटीन, गम, अरेबिक और वो उस टाइप से, वो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स होता है। रीजन फॉर चार्ज, देखो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा विच आर नेगेटिवली चार्ज, विच आर पॉजिटिवली चार्ज। हमने इतना सारा कोलाइड्स पढ़ा लेकिन कहीं प्रेसिपिटेशन नहीं होता कोलाइड्स का। व्हाई इट इज सो? बिकॉज दे कैरी द सेम चार्ज। तो प्रेसिपिटेशन करना है तो उनका सेम चार्ज न्यूट्रलाइज कर दो। तो रीजन फॉर चार्ज ऑन द कोलाइड्स, एक तो होता है कि होता क्या ना, जैसे कोई पार्टिकल्स आपस में ना ऐसे कोलाइड करेंगे ना, तो जैसे अपन दो पत्थर को ऐसे कोलाइड करते हैं तो स्पार्किंग होता है इसमें। चार्ज पार्टिकल भी कोलाइड करते हैं, बट ब्राउनिन मोमेंट है ना, तो कोलाइड करेंगे, बट वैसे नहीं जैसे पत्थर कोलाइड करते हैं, बट दे कोलाइड, है ना। तो अपन कहेंगे उसको ना, जैसे अपन लिखेंगे तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कहेंगे अपन। When the particles are frictional electrification, when the particles are mutually rubbed with each other, rubbing with each other, rubbing भी लिख सकते हैं अपन, with each other in colloids in the solid। तो जब पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं ना, कोलाइड करेंगे तो उसमें चार्जिंग होता होगा आउटर सरफेस का, उसकी वजह से भी चार्ज आता है, बाकी अपन को पता है। दूसरा वी कैन राइट दैट इन ब्रेडिग्स-आर्क मेथड, अपन को पता है क्या होता है ब्रेडिग्स-आर्क मेथड में, मेटल सॉल्व बनाते हैं अपन, और मेटल सॉल्व में ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज आता है, ब्रेडिग्स-आर्क मेथड। और थर्ड वी कैन राइट दैट ब्रेडिग्स-आर्क मेथड एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पेप्टाइजेशन, सो सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन,
selective adsorption in peptidization process. पेप्टाइजेशन में अपने कहा था ना कि दोनों में एक प्रेसिपिटेशन करते हैं, फिर दोनों में से जो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, दोनों में से जो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट का इन पेप्टाइजेशन, तो पेप्टाइजेशन में जो भी एक्सेस में यूज करोगे उस इलेक्ट्रोलाइट से जो भी कॉमन एनाइन होगा उससे अपन क्या कर लेंगे, कॉमन एनाइन से कोलाइड में कन्वर्ट कर लेंगे प्रेसिपिटेट को. लाइक दैट वी हैव डन. So that is how we can get the charge on the colloidal particles. तो चार्ज की वजह से ही colloidal particle आपस में वो रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं, because there is a colloid, there is a same charge on all the colloidal particles. So आपस में रिपेल करेंगे. Now we can write that. कुछ पार्ट और होगा जो अपन लिख सकते हैं, और उस पार्ट में लिखने के बाद we can write that. तो मैं डिक्टेट कर देता हूं थोड़ा सा पार्ट, तो आप डिक्टेट करूंगा तो उसमें अगर कोई नया वर्ड आता है तो मैं आपको वो समझा दूंगा, वरना मैं डिक्टेट करके आपको बता देता हूं, है ना. तो आप उसको लिख लीजिए. तो मैं बोल देता हूं भाई डिक्टेशन में कि क्या मतलब हम कोलाइड्स को कैसे बता सकते हैं. तो आप लिखो, ये सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन बताने की जरूरत नहीं है मुझे, जैसे अपन ने लिखा था ना, AgNO3 को रिएक्ट कर दो, KI इज एडेड. अब जो ऐड करेंगे जनरली उसी को अपन एक्सेस मान लेते हैं. तो AgI का पीपीटी बनेगा और आपने KI ऐड किया है तो नेगेटिवली चार्ज एक्सेस में ऐड कर रहे हो ना, तो उसको एक्सेस में डाल देना. तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड बन जाएगा. तो दैट इज नॉट टू अस एडेड इन एक्सेस, तो उसको एक्सेस में ऐड करेंगे तो दैट विल बी फॉर्मिंग अ कोलाइड्स. तो अपन लिखेंगे having a negative or positive charge having a negative or positive charge having a negative or positive charge on the colloidal particle, negative or positive charge on the colloidal particle cannot get precipitate. So एक और बार डिक्टेट करेंगे. Due to the presence of negative or positive charge on the colloidal particle, they do not get precipitated. They do not get precipitated. अब अपन एक छोटा सा पार्ट लिखते हैं, डबल लेयर फॉर्मेशन. जैसे मान लेते हैं अपन ने क्या किया, आपने कहा कि आपके पास AgNO3 था, तो आपने एक्सेस में KI ऐड किया. अब एक्सेस में KI ऐड करोगे तो उसमें बहुत सारा K पॉजिटिव और I नेगेटिव होगा. तो अपन क्या करेंगे, यहां पर ना व्हाट विल हैपन, इन दोनों में से जो एक्सेस में होगा, अगर ये एक्सेस में है तो अपन को पता है AgI का पहले पीपीटी बनेगा, और बाद में क्या होगा कि इस सरफेस पे AgI का पहले पीपीटी बनेगा, फिर इस सरफेस पे अपन क्या बोलते हैं कि भाई नेगेटिवली चार्ज I नेगेटिव उस पर अट्रैक्ट हो जाएगा. सो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स. बट I नेगेटिव का इस पे कंसंट्रेशन होने की वजह से, और सिंस K पॉजिटिव भी होगा सोल्यूशन में, तो इसमें ना एक और लेयर बन जाता है. ये ना सोल्यूशन से जो I नेगेटिव होगा ना सरफेस पे बहुत सारा, ये K पॉजिटिव को भी थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करता है. ये K पॉजिटिव को भी थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करेगा. इसको अपन कहते हैं फर्स्ट लेयर, और इसको अपन कहते हैं सेकेंड लेयर.
The first layer is strongly attracted by AGI. Obviously बात है वो past present है by AGI. जो फर्स्ट लेयर होता है वो ज्यादा अट्रैक्टेड होता है AGI से देन द सेकंड लेयर. तो जो सेकंड लेयर होगा दैट इज वीकली अट्रैक्टेड है. सेकंड लेयर जो होता है वो वीकली अट्रैक्टेड होता है. वीकली अट्रैक्टेड. सो अगर हम इस लेयर को रिमूव करना चाहें तो इजीली रिमूव भी हो जाता है. सो कॉल्ड डिफ्यूज लेयर. इसलिए अपन उसको क्या बोल सकते हैं? डिफ्यूज लेयर बोल सकते हैं. First layer is strongly attracted than the second layer. So the first layer is called the diffuse layer. The first layer is called the strongly attracted है तो वो तो diffuse easily नहीं होगा क्योंकि उसका attraction ज्यादा है. लेकिन इसका attraction तो कम होगा ना क्योंकि I नेगेटिव खुद ही कम अट्रैक्टेड है. तो ये K पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट हो रहा होगा? ऑब्वियसली बात है, विल से दैट SI से और ये I AGI से. तो सेकंड लेयर विल बी कॉल्ड एज डिफ्यूज लेयर. The second layer is called the diffuse layer. फिर बोलूं मतलब थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं उसे वर्ड्स में. This combination of two layers of opposite charges, around the colloidal particle is called Helmholtz double layer. इसको अपन कहते हैं Helmholtz double layer. Helmholtz double layer. This different attraction of two layers develops क्योंकि इसका attraction ज्यादा है इसका attraction कम है तो this attraction of two layers develops a potential difference between these two layers. There is a different force of AGI with the K positive or I negative. Develops a potential difference between these two layers. That potential is called a zeta potential. Develops the potential is called zeta potential. और इसको अपन इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं. Zeta potential or electrokinetic potential. So this is called the zeta potential or the electrokinetic potential. अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं अपन को कि मतलब इन पे सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल पे सेम चार्ज होता है इसलिए आपस में रिपेल करेंगे इसलिए वो प्रेसिपिटेट नहीं होते, वो लिखने की जरूरत नहीं है अपन को. बट लेट अस हैव व्हाट इज जीटा पोटेंशियल. तो लिखते हैं अपन द हाई वैल्यू ऑफ जीटा पोटेंशियल
ये अपन पहले जीटा पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख देता है, रखो। इट इज द चार्ज दैट डेवलप्स, इट इज द चार्ज दैट डेवलप्स। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, एक बार अपन वो लिख लेते हैं। इट इज द चार्ज दैट डेवलप्स at the interface between a solid surface, at the interface between the solid surface and its liquid medium. Solid surface and its liquid medium. अब ना जीटा पोटेंशियल ना बहुत बड़ा वर्ड है, मैं बताऊं उसको, उसमें अपन बहुत ज्यादा लिख सकते हैं जीटा पोटेंशियल में, लेकिन उतना अपने सिलेबस में नहीं है। उसके कुछ एक दो सेंटेंस अपने सिलेबस में वही लिख लेते हैं अपन, है। जीटा पोटेंशियल ना अपन पहले ऐसे लिख देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स, ऑफ कोलॉइड is directly proportional to zeta potential, or zeta potential is directly proportional to the charge on the colloidal particle. अब जहां चार्ज लिखा होगा वहां पॉजिटिव और नेगेटिव आप दोनों ही बता रहे होगे। चार्ज ऑन द colloidal particle, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पार्टिकल के बीच में रिपल्शन, जितना ज्यादा रिपल्शन उतना मुश्किल है उनको प्रेसिपिटेट करना, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना ही ज्यादा अपन उसका जीटा पोटेंशियल बोलेंगे। तो सीधी सीधी बात है कि भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा जीटा पोटेंशियल, उतना ही ज्यादा स्टेबल कोलॉइड्स होगा। समझ में आया? तो अपन एक बात लिख देंगे, एट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है ना उसमें चार्ज नहीं होता फिर कोलॉइडल पार्टिकल में, देयर इज नो चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल, देयर इज नो चार्ज ऑन कोलॉइड। अगर कोलॉइडल पार्टिकल के पास चार्ज नहीं होगा, कोलॉइडल पार्टिकल, so the zeta potential will be zero, will be zero. So अगर कोलॉइडल पार्टिकल, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे क्या होता है कि जो पार्टिकल, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई दो इलेक्ट्रोड के बीच में अपन एक पार्टिकल को रखते हैं। अगर वो पार्टिकल किसी की तरफ भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पार्टिकल में कहीं क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता तो वो कैथोड या एनोड की तरफ मूव करता ना। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें किसी पार्टिकल का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो वो किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। तो इसमें अपन यही कहेंगे भाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का मतलब हो गया कि कोलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है ना? सो ये अपन बता देंगे। तो एक तरीके से जीटा जो होता है ना, जीटा कोई मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ होता होगा ऐसे, वो ग्रीक वर्ड है जीटा, और ग्रीक वर्ड में जीटा का मतलब होता है न्यूट्रल। तो वो न्यूट्रल पोटेंशियल बता रहा है। अगर चार्ज ज्यादा है तो जीटा न्यूट्रल पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब पोटेंशियल ज्यादा है। सो उस वर्ड को मतलब न्यूट्रल बोलते हैं बस, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो कोई बड़ा वैसे कोई वर्ड नहीं है, वो एक ग्रीक वर्ड को आपने यूज किया, दैट्स ऑल। हमारे लिए जीटा पोटेंशियल है कि चार्ज ऑन द पार्टिकल, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, उतना मुश्किल होगा उसे स्टेबलाइज करना, उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी कोलॉइड्स की, दैट इज। So this is about the electrokinetic potential. The charge on the particles, the charge on the colloids, colloidal particle can be calculated by है ना, the charge on the colloidal particle can be calculated by, ठीक है ना। So colloidal particle पे जो चार्ज होता है that can be calculated by electrophoresis,
the method called electrophoresis. The method called electrophoresis. Let us check what is electrophoresis. अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन कहेंगे भाई उसमें क्या है, ये एक मेथड है, तो उसको बना लेते हैं अपन की क्या होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऐसे जैसे ऑस्मोसिस होता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी बताऊंगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस, आप इलेक्ट्रोलाइसिस ही कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अपने पास ऐसे एक यू शेप में ट्यूब होगा, तो अपन इसको यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, यहां पर भी इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ये भी इलेक्ट्रोड लग गए, यहाँ पॉजिटिव एंड है, यहाँ नेगेटिव एंड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड में वेल से दैट सपोज ऐसे अपन ने सोल्यूशन को रखा हुआ है। अब इसमें सपोज करते हैं एक कोलाइडल सोल्यूशन ले लेते हैं, चलो आर्सेनिक सल्फाइड ले लिया। अपन को पता है कि आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है दैट इज AS2S3 ले लिया एंड दैट इज नेगेटिवली चार्ज। आपने अभी बताया ऑल सल्फाइड्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो अपने पास एक इलेक्ट्रोड्स है, इन इलेक्ट्रोड का मास होगा अपने पास, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है आर्सेनिक सल्फाइड इधर की तरफ मूव करेगा और इस पे डिपॉजिट होगा, इस पे डिपॉजिट होगा तो इसका मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो अपन को पता चल जाएगा कि इस इलेक्ट्रोड का मास बढ़ रहा है, इसका मतलब है यहां पर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड ना पूरा पार्टिकल जाके उस पर डिपॉजिट होगा, तो अपन को पता चल जाएगा वहां इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। So electrophoresis मतलब that is electrolysis है ना, it is like electrolysis, electrophoresis। एक और होता है that is called electroosmosis, है ना, इसको अपन electrophoresis और electroosmosis भी बोल सकते हैं। तो electroosmosis में अपन क्या करेंगे, अपन ना ऐसे दोनों तरफ सोल्यूशन रख लेते हैं AS2S3 और इधर भी AS2S3, ये सोल्यूशन फिल कर लिया अपन ने, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स है, वी नो दैट। यहां पर अपन एक लगा लेंगे क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पर मैंने यूज कर लिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी व्हाट विल हैपन, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना तो दिस विल मूव टुवर्ड्स दिस, ये इस पे डिपॉजिट होगा क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। तो फिर होगा कि क्या, यहां ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो सॉल्वेंट यहां से यहां पास करेगा, ओनली द सॉल्वेंट है, उनको पता है सॉल्वेंट पास कर सकता है। अगर सॉल्वेंट यहां से यहां पास करेगा तो यहां क्या होगा, जो हाइट होगा ना इन दिस, द हाइट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस क्योंकि सॉल्वेंट पास हो रहा होता, सॉल्वेंट पास करेगा ना, क्योंकि यहां पर ये डिपॉजिट होगा तो यहां कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, मैंने ये एरोज गलत बनाए, अपन को ऐसे बताना चाहिए। तो यहां पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो सॉल्वेंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो अपन क्या करेंगे, यहां ये डिपॉजिट होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। अभी सॉल्वेंट क्या करेगा, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट विल गो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड सो दैट द कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल, दैट इज आइसोटोनिक पॉइंट। तो यहां पर क्या होगा ना, धीरे धीरे लेवल कम होता रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट यहां से यहां जा रहा है और यहां सॉल्वेंट का लेवल बढ़ता रहेगा। तो अपन को पता चल जाएगा भाई कहां पर लेवल कम हो रहा है, मतलब वहां पार्टिकल डिपॉजिट हो रहा है। यहां पर पार्टिकल डिपॉजिट हो रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव, अच्छा नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स था, दैट इज हाउ वी गेट द कोलाइड्स चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। सो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट बाय इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज, तो दैट इज हाउ वी कैन रीड दैट। अब उसमें कुछ ऐसा बताने के लिए है नहीं, तो मैंने बताया नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस ही है, मैंने चेक कर लिया, और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ये था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होता है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी द लास्ट वन विल से दैट कोआगुलेशन प्रॉपर्टी, कोआगुलेशन।
है ना, लास्ट वन वी कैन से दैट इज अ कोआगुलेशन। तो अगर ये कोआगुलेशन प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो लेट अस चेक व्हाट इज कोआगुलेशन, ठीक है ना। तो कोआगुलेशन का वैसे तो मीनिंग अपने लिए होगा प्रेसिपिटेशन, भाई कोआगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, the process of converting the colloid into the precipitate or a solid mass which floats on the surface or solid mass which floats on the surface is called coagulation process. Floats on the surface is called coagulation process, ठीक है ना, is called coagulation। अपन इसका coagulation भी कहते हैं और flocculation भी कहते हैं, और flocculation, अपन इसे coagulation भी कहते हैं और flocculation भी कहते हैं। So ultimately what we are going to write is, भाई मेरे पास क्या था, AgNO3 KI ऐड किया एक्सेस में, I got colloidal particle। तो अपन क्या करेंगे, ये प्रोसेस हो गया अपने लिए क्या, पेप्टाइजेशन। इसमें अपन क्या करते हैं, कैटाइन ऐड कर देते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जैसे Al3+ ऐड कर दिया, एनी कैटाइन। कैटाइन क्या करेंगे, इनको हटा देंगे इसके सरफेस से। So precipitate or solid mass by addition of suitable electrolyte, by adding suitable electrolyte, which floats on the surface, so that will be called as coagulation। ठीक है भाई, अपन को पता चल गया व्हाट इज coagulation। तो अपन क्या करेंगे coagulation के लिए, we can write like this, ये क्या करेगा, वापस इसको AgI के PPT में कन्वर्ट कर देगा। अगर वापस AgI का PPT बनेगा तो अपन क्या बोलेंगे, तो अगर वापस AgI का PPT बनेगा तो ठीक है भाई, फिर तो वापस ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया और एल्यूमिनियम का आयोडाइड बना देंगे अपन, Al3+ इन द सॉल्यूशन और I- इन द सॉल्यूशन, तो ऐसे बना देंगे अपन। तो ये जो प्रोसेस है ना इसका, इसमें कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन का मतलब किसी को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, भाई अपन को पता है कि अगर जैसे हमें चोट लगती है तो हमें ब्लड ऐसे कहीं से ब्लड बाहर आता है। जब ज्यादा ब्लड बाहर आता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, वो इंजेक्शन उस एरिया के आसपास ही लगाता है, इंजेक्ट कर देता है। तो इंजेक्शन में क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता, ब्लड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो सीधा फेरिक हाइड्रोक्साइड का इंजेक्शन लगा देता है। क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड इसलिए उसने दिया क्योंकि ब्लड पे नेगेटिव चार्ज है और फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज को लाता है, तो वो बिल्कुल उसके पास जाके वहां पर क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड, और जाके वहां कोगुलेट कर देगा, उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा ब्लड को, और प्रेसिपिटेट होगा तो फ्लो बंद हो जाएगा। उसने सिर्फ कोगुलेशन किया, एंड दैट इज द यूज ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमें बस प्रेसिपिटेट को, मतलब जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर उसे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है तो उसको अपन कोगुलेशन कहते हैं, और प्रेसिपिटेट को अगर इस कन्वर्ट करेंगे कोलाइड में तो पेप्टाइजेशन कहते हैं। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोगुलेशन और पेप्टाइजेशन। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, कोगुलेशन वैल्यू
या फिर फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो अपन कहेंगे भाई द मिनिमम मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब अपन AlSO4 होता है ना, या एल्यूमिनियम सल्फेट या एल्यूमिनियम क्लोराइड, कुछ भी ऐसे ऐड कर सकते हैं अपन। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर अपन ऐड करेंगे ना, तो उसमें कैटाइन भी होता है, उसमें एनाइन भी होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट कर सकता है, क्योंकि उसमें कैटाइन भी होगा, एनाइन भी होगा। अगर कोलाइडल पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है तो एनाइन से कोऑगुलेट कर लूंगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो कैटाइन से कोऑगुलेट कर लूंगा। तो हमें तो कोऑगुलेशन करना था, हम किसी से भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, क्योंकि उसमें कैटाइन भी होगा और एनाइन भी होगा। सो द मिनिमम मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट added to precipitate 1 liter of colloidal solution is called coagulation or flocculation value। एक एग्जांपल लिख देता हूं। सपोज अपन ऐसे लिख लेते हैं 100 ml of AS2S3 requires 5 ml of 1 molar NaCl for coagulation। Calculate flocculation value और coagulation value। फ्लक्चुएशन वैल्यू तो ठीक है भाई, कोऑगुलेट कर देंगे, उसमें कोऑगुलेट वैल्यू और फ्लक्चुएशन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर लिख लेते हैं 100 ml of AS2S3 requires, that is 5 into 1 millimoles of NaCl, therefore 1 liter मतलब 1000 ml, 5 into 10 that is 50 millimoles of NaCl। तो ठीक है भाई, कोऑगुलेशन और फ्लक्चुएशन वैल्यू इज व्हाट 50, सो आंसर इज 50, आंसर इज 50। तो कोऑगुलेशन वैल्यू और फ्लक्चुएशन वैल्यू विल बी 50। सो आपने मिनिमम मिलीमोल्स बोल लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब है अगर कोऑगुलेशन वैल्यू कम है तो उसका कोऑगुलेटिंग पावर ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम मिलीमोल किसका यूज होगा? अगर इससे कम में कोई कोऑगुलेट कर सकता है इसे, तो अपन करेंगे। जैसे अपन ने कहा भाई कैटाइंस positively charged colloids are neutralized by anions, and negatively charged colloids are neutralized by cations। तो अपन कहेंगे NaCl ऐड करेंगे तो अगर नेगेटिवली चार्ज है तो भी न्यूट्रलाइज होगा सोडियम आयन से, अगर पॉजिटिवली चार्ज होता तो न्यूट्रलाइज होता Cl- आयन से। मतलब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, न्यूट्रलाइज तो हो ही जाएगा। according to Hardy-Skurt rule, what he says कि किसी का भी कोऑगुलेटिंग पावर will be directly proportional to valency of ion। वो कहता है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ आयन, और वैलेंसी अगर ज्यादा है तो आप स्क्वायर भी कर सकते हो। उसने एक फॉर्मूला बनाया था कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज ज्यादा है तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ज्यादा एनाइंस वो इससे निकाल सकता है।
उतना ही ज्यादा उसका प्रेसिपिटेट करने का पावर होगा। मतलब प्रेसिपिटेट करने का पावर डिपेंड करेगा कि अगर मान लो नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय, अरे तुम लोग बोल भी नहीं रहे यार, कैटाइंस और पॉजिटिवली चार्ज बाय एनाइंस, है ना। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना इजीली न्यूट्रलाइज कर देगा। एंड कोआगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेटिंग और फ्लक्चुएशन वैल्यू। भाई मिनिमम के लिए तो अपन वही करेंगे ना कि भाई जिसका ये वैल्यू मिनिमम होगा उसका पावर अच्छा रहा होगा। मिनिमम किसके लिए होता है? जिस पे चार्ज ज्यादा होता है। कौन ज्यादा इजीली कोआगुलेट कर सकता है, प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो अपन अगर कैटायंस की बात करें, कोआगुलेटिंग पावर, पावर ऑफ कैटायंस, ऑफ कैटाइन, तो अपन तो कैटाइन में कहेंगे भाई देखो, अगर एल्यूमिनियम है तो ज्यादा कोआगुलेटिंग पावर होगा मैग्नीशियम से, ज्यादा कोआगुलेटिंग पावर होगा हाइड्रोजन से, ज्यादा कोआगुलेटिंग पावर होगा पोटेशियम या सोडियम से। मतलब हायर द चार्ज मोर इज द कोआगुलेटिंग पावर। कभी कभी ऐसे हो सकता है, वैसे कभी वो कंपैरिजन अपन से करवाते नहीं है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि बताओ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में ज्यादा किसका है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा चार्ज, मैग्नीशियम और कैल्शियम में ज्यादा किसका है, या फिर सोडियम और पोटेशियम में ज्यादा किसका है। मोनोवैलेंट में, मोनोवैलेंट कोई भी होगा उसमें हाइड्रोजन का ही कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा मोनोवैलेंट में। कोआगुलेटिंग पावर ऑफ एनाइन, तो भाई हम कहेंगे भाई कोआगुलेटिंग पावर ऑफ एनाइन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आपने बताया तो है ज्यादा चार्ज ज्यादा अच्छा कोआगुलेटिंग पावर, ज्यादा चार्ज ज्यादा अच्छा कोआगुलेटिंग पावर। तो फिर ऐसे कर लूंगा FeCN6 और इस पर 4 नेगेटिव लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा कोआगुलेटिंग पावर होगा एज कंपेयर टू फॉस्फेटाइन, ज्यादा अच्छा होगा सल्फेटाइन से, ज्यादा अच्छा होगा क्लोराइडाइन से, लाइक दैट वी कैन राइट। ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस को हटा सकता है ना कोलॉइड सॉल्यूशन से, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस को हटाएगा तो ज्यादा अच्छे से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ज्यादा नंबर्स को हटाएगा तो ज्यादा इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब जैसे मैं बोल रहा था कि भाई कभी ना अपन से कैटाइन, मतलब सभी मोनोवैलेंट कैटाइंस में आपस में नहीं पूछते हैं, या मोनोवैलेंट एनाइन में आपस में नहीं पूछते हैं। अगर पूछेंगे तो जिस कैटाइन का साइज बड़ा होगा उसका कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा बता देना, जिस कैटाइन का साइज बड़ा होगा उसका कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा अगर वैलेंसी सेम है तो। है ना। तो पॉजिटिव, अच्छा ऊपर पॉजिटिव लिखा था, अरे सही तो लिखा था यार, मुझे लगा यहां पर पॉजिटिव लिखा हुआ है, मैं देखने में गड़बड़ हो गया इधर से। ये सही तो लिखा था अपन ने पहले, बाद में मैंने वो गलत कर दिया उसको, मुझे यहां से ऐसे दिखा कि नीचे पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, सॉरी। तो वहां सही लिखा था, अपन ने बाद में गलत लिख लिया मैंने, बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड कर रहे हैं अपन, उस पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा एनाइन को यहां से ये कैटाइन हटाएगा। तो एल्यूमिनियम का कोआगुलेटिंग पावर सोडियम के कंपैरिजन में अराउंड 600 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब एल्यूमिनियम का कोआगुलेटिंग पावर सोडियम के कंपैरिजन में 600 टाइम्स ज्यादा होता है। उसका रीजन है सिर्फ चार्ज। तो पहले अपन चार्ज को प्रेफरेंस देंगे, जिस पर चार्ज ज्यादा उसका कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा। लेकिन अगर चार्ज सेम है तो अपन बता देंगे भाई कैटायन में बड़े साइज का अपन कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा बता देंगे, और एनाइन होगा तो छोटे साइज का कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा बता देंगे। लेकिन तब जब वैलेंसी सेम हो,
अगर वैलेंसी सेम नहीं है तो आप बिल्कुल उसी को, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। जिसकी ज्यादा वैलेंसी उसका कोऑगुलेटिंग पावर ज्यादा। आपने वैलेंसी में कोऑगुलेटिंग पावर में स्क्वायर भी लगाया है, मतलब वैलेंसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए आपने स्क्वायर लगाया, वरना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकता था मैं। सो दैट आप वैलेंसी को कंपेयर ना करें। अगर वैलेंसी ज्यादा है तो कोऑगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। वी गॉट द कोऑगुलेशन वैल्यू, वी गॉट द कोऑगुलेटिंग पावर। आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इफ cationic charge is same, then coagulating power of larger cation is more. Then coagulating power of larger cation is more than smaller cation. तो आप ऐसे लिख देना, ठीक है। बट एनाइन में उल्टा होगा। इन केस ऑफ एनाइन, smaller anion has more coagulating power than larger। ये अपन को बता रहे हैं लार्जर एनाइन, ये कोऑगुलेटिंग पावर है। ठीक है, अपन से कोई या तो कोई न्यूमेरिकल पूछ लेंगे ऐसे, या किसी में अपन को पूछ लेंगे कि भाई कोऑगुलेटिंग पावर बताओ। चार्ज में कोई कंपैरिजन नहीं, आपने अभी बता दिया मुझे कि भाई अगर चार्ज ज्यादा है तो कोऑगुलेटिंग पावर ज्यादा है। इट डजंट मैटर उसका शेप साइज कैसे है। आफ्टर दिस ना कोऑगुलेटिंग पावर, दिस इज द कोऑगुलेशन इज द लास्ट प्रॉपर्टी जो अपन को पढ़ना था कोलॉइडल प्रॉपर्टीज को। अब इसमें अपन को पढ़ना होता है प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। Protective power of lyophilic colloids to lyophobic colloids। फॉर लिख सकते हैं इधर, और भी अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि प्रोटेक्ट करना है लायोफोबिक को। और किसका पावर चेक करेंगे? लायोफिलिक का। कैसे? अपन कहेंगे ऐसे, देख भाई, लायोफोबिक कैन बी इजीली प्रेसिपिटेटेड। The lyophobic colloids can be easily precipitated. Can be easily precipitated. They can be easily precipitated. So, small amount of lyophilic sol is added. Sol is added to form protective layer on lyophobic, so its precipitation will not take place. So its precipitation will not take place. तो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूं कि जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं ना, मेटल आयंस है, जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं, कैटायंस और आयंस, दे आर कॉल्ड लायोफोबिक। तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई लायोफोबिक है मेटल सॉल्ट, एक सोल्यूशन है अपने पास, तो इधर अपने पास मेटल सॉल्ट है AU, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपन ऐड करेंगे तो इजीली ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे एक लायोफिलिक। वो लायोफिलिक क्या करेंगे, ये खुद तो लायोफोबिक है लेकिन ये प्रोटेक्टिव लेयर है।
लेयर ऑफ लायोफिलिक। मतलब हम क्या करेंगे, लायोफोबिक सॉल्व ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा लायोफिलिक ऐड करेंगे ताकि वो लायोफिलिक सॉल्व सभी लायोफोबिक सॉल्व के बाहर ऐसे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दे। ऐसे लेयर बनाएगा तो ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से, वो अपन प्रोटेक्टिव पावर लिखेंगे। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जिससे अपन प्रोटेक्टिव लेयर बना सकते हैं? तो अपन कहेंगे देखो भाई, अपन जिलेटिन यूज कर सकते हैं, केसिन यूज कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन यूज कर सकते हैं, अपन एल्ब्यूमिन यूज कर सकते हैं, अगर यूज कर सकते हैं, या फिर अपन पोटैटो स्टार्च भी यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो जितना भी मेडिसिन बनता है, लिक्विड मेडिसिन, इवन सॉलिड मेडिसिन भी, जो टैबलेट वगैरह बनता है, उनपे ना जेलेटिन का कोटिंग होता है। तभी तो अगर हम टैबलेट को बाहर निकाल के एटमॉस्फेयर में भी रखेंगे तो ऐसे नहीं होता जल्दी से वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर गया। व्हाई इट इज सो? बिकॉज सभी टैबलेट पे थिन लेयर ऑफ कोटिंग होता है जेलेटिन का, सो दैट कि मॉइस्चर से वो रिएक्ट नहीं करता। कैप्सूल्स वगैरह देखोगे आपने, वो तो डायरेक्टली जेलेटिन से ही बना देता है। अब हमें चेक करना है कि अगर ये लायोफिलिक है, जिनका अमाउंट हम इसमें ऐड करेंगे सो दैट कि इनका प्रेसिपिटेशन ना हो, तो कितना ऐड करें? तो इसको कितना, मतलब इसके 10 ml में इसका 1 ml डाल दें, ये 20 ml डालते हैं तो प्रोटेक्ट हो जाए। तो हमें क्या करना होता है, इसका मिनिमम अमाउंट ऐड करना होता है। तो पहले तो अपन कहेंगे कि भाई आप बताओ कि कैलकुलेट कैसे करें। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर गोल्ड सॉल्व है तो इस गोल्ड सॉल्व में अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। भाई हमें चेक करना है कि ये प्रेसिपिटेट ना हो, तो किसको ऐड करके चेक करें ये तो बताओ। तो अपन कहते हैं गोल्ड सॉल्यूशन होता है रेड इन कलर, ये रेड कलर का होता है सॉल्व, रेड सॉल्व। अगर मैं इसमें NaCl ऐड करता हूं, इलेक्ट्रोलाइट, सो 1 ml ऑफ 10% बाय मास ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ये ऐड करूंगा मैं। तो जब इसको ऐड करूंगा ना, ये 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में, ये इसका 10 ml ले लेते हैं। अब इसको भी तो बताओ कितना ले ले, 1 लीटर, 5 लीटर, जिसमें आप 1 ml ऐड करोगे। तो अपन कहेंगे देखो भाई, आप गोल्ड सॉल्व ले लो और उसमें इसको ऐड कर दो, तो रेड सॉल्व विल चेंज टू ब्लू सॉल्व if lyophilic is not added, is not added। तो हम क्या करेंगे, अब अपन इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे कि भाई ठीक है, आपने मुझसे कहा कि मेरे पास गोल्ड सॉल्व है, मैं इसको प्रेसिपिटेट करूंगा किससे, 1 ml ऑफ NaCl से, 10% बाय मास ऑफ NaCl, मास ऑफ NaCl ये ऐड करने वाला हूं मैं इसमें। अब मैं चाहता हूं कि जब हमारे पास मेटल सॉल्व है तो इनमें से किसी एक को इसमें ऐड कर लो। कितना ऐड करें इसका? तो अपन कहेंगे देखो भाई, मिनिमम मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक। क्या करेंगे अपन, हम ना इसमें इन सब में से चेक करेंगे। जैसे सपोज इसका मिलीग्राम मुझे ऐड करना पड़ा
इसको ऐड करेंगे अपन लायोफिलिक को, सो दैट कि सभी पार्टिकल रैप हो जाए। भाई मैंने गोल्ड सॉल्व ले लिया, अब मैं उसको ऐड करूंगा, तो अपन को पता है रेड सोल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि उसको ऐड करने से पहले इसमें लायोफिलिक डाल दो। जब आप इसमें लायोफिलिक डालोगे तो सारे पार्टिकल्स रैप हो जाएंगे। रैप हो गए सारे पार्टिकल्स। अब उसको ऐड करोगे तो सारे पार्टिकल रैप हो गए, तो भाई कलर चेंज नहीं होगा, तो हमने कहा ये प्रोटेक्ट हो गया, प्रोटेक्टेड है इन सबसे, उसने सभी पार्टिकल को रैप कर लिया, तो अब नहीं उसमें रिएक्शन हो रहा, तो फिर वो प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है। अब अपन कहेंगे भाई इसका कितना अमाउंट डालना है, ये कैसे पता चलेगा मुझे? तो अपन कहेंगे हम काफी सारे एक्सपेरिमेंट में रिपीट करेंगे, क्योंकि हमें यह भी तो डिसाइड करना है कि इनमें से सबसे अच्छा कौन, तो जिसका मिनिमम मिलीग्राम चाहिए 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट कि इसके एडिशन से उसका प्रेसिपिटेशन ना हो। तो ये जो मिनिमम मिलीग्राम होता है ना, इसको अपन ने एक नंबर से डिनोट किया, इसको अपन ने कहा गोल्ड नंबर, क्योंकि गोल्ड का प्रेसिपिटेशन नहीं करना है ना अपन को, इसलिए अपन उसे गोल्ड नंबर बोल देंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा देखो भाई मैंने क्या किया, इसमें 1 मिलीग्राम केसन या जेलेटिन डाल दिया 1 मिलीग्राम। तो अब 1 मिलीग्राम जेलेटिन डालने से वो पीपीटी नहीं होता उसके एडिशन से, तो अपन कहेंगे अच्छा 1 मिलीग्राम से नहीं हुआ तो चलो 0.9 ऐड करके देखते हैं। अगर 0.9 से भी नहीं हुआ या 1 से हो गया तो 1.2 डाल के देखते हैं, या 2 मिलीग्राम डाल के देखते हैं। तो एक पॉइंट मुझे पता चल गया कि इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होता, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली मुझे कितना मिलीग्राम ऐड करना पड़ेगा, सो दैट कि 10 ml of gold solution will not get precipitated by the addition of 1 ml of 10% by mass of NaCl. Then that minimum milligram is called the gold number of gelatin जो भी आपने ऐड किया। तो हमने यहां पर एक डेफिनेशन लिख लिया, वो डेफिनेशन हमको जिगमॉन्टी ने दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी साइलेंट रहता है। जिगमॉन्टी राइट ना, एक्सप्लेन दैट explain the protective power of lyophilic colloids। ठीक है, he explains the protective power of lyophilic colloids by term called gold number, गोल्ड नंबर से। अभी अपन कहेंगे गोल्ड नंबर क्या होता है, तो गोल्ड नंबर होता है, गोल्ड नंबर की बात कर लेता है, तो डेफिनेशन अपन को लिखने के लिए भी आ जाता है स्कूल में। तो एक्सप्लेन व्हाट इज गोल्ड नंबर, द मिनिमम milligram of lyophilic salt added to 10 ml of gold salt, so that its precipitation will not take place. Precipitation will not take place by addition of 1 ml of 10% by mass, 10% by mass of NaCl is called gold number। इसके ऊपर गोल्ड नंबर कहते हैं। तो जितना भी मेडिसिन होता है ना, सब में जेलेटिन ऐड करते हैं। जितने भी खराब होने वाली चीजें होती है ना, उन सब में अपन जेलेटिन ऐड करते हैं, या केसिन ऐड करेंगे, या हीमोग्लोबिन। ब्लड इसलिए खराब नहीं होता इजीली, रीजन उसमें हीमोग्लोबिन होता है। सारे ब्लड पार्टिकल्स को ना, जो भी सॉलिड पैड डिस्पर्स फेज होगा उसको रैप करके रखता है, इसलिए जल्दी खराब नहीं होता ब्लड। तो अब
जैसे इसमें जेलेटिन अगर ऐड करना है तो सपोज जेलेटिन अपन को 0.0, बट इनका अमाउंट बहुत कम ऐड करना होता है, 1 मिलीग्राम तो मैंने बहुत ज्यादा बताया। अगर अपन चेक करेंगे ना जेलेटिन तो इट विल बी 0.0005 मिलीग्राम, इस टाइप का कुछ ऐड करना पड़ेगा 10 ml सोल्यूशन के लिए। मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम ऐड होता है, राइट? वो ज्यादा नहीं होता, उसमें बहुत कम होता है। ये अपना गोल्ड नंबर है। तो ठीक है, और ये ना मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही था। मतलब सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव पावर किसका होता है, मतलब इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव पावर मतलब जिसका मिनिमम अमाउंट यूज करना पड़े, तो इसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा। तो प्रोटेक्टिव पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिव पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। जिसका गोल्ड नंबर कम होगा मतलब उसका सबसे कम मिलीग्राम ऐड करना है टू द सॉल्व सो दैट द प्रेसिपिटेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो किसका सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव पावर होगा, तो अपन कहेंगे गोल्ड नंबर। लिख के बताओ, बता देता हूं किसका सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव पावर होगा। जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा मतलब उसमें सबसे कम मिलीग्राम यूज करना पड़ेगा सो दैट कि उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव पावर। ठीक है, सो प्रोटेक्टिव पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गोल्ड नंबर। दिस इज अबाउट द गोल्ड नंबर। और ये मैंने जो लिखे थे वो सारे के सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे। दिस इज अबाउट द गोल्ड नंबर व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब अपन चेक कर सकते हैं गोल्ड नंबर के बाद, दैट इज क्योंकि मेरे ख्याल से ये अपना लास्ट पार्ट था जो अपन को पढ़ना था फॉर दैट, राइट, फॉर द कलर्स पार्ट। अब अपन को जो पार्ट पढ़ना है ना दैट इज, अब प्रोटेक्टिव पावर लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। सो बेस्ट अपन को पता चल गया जेलेटिन था, और प्रोटेक्टिव पावर गोल्ड नंबर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जेलेटिन इज द बेस्ट जेलेटिन हैज द बेस्ट प्रोटेक्टिव पावर। सो गोल्ड नंबर अपन को डेफिनेशन अपन को पता है कि अगर 10 ml गोल्ड सॉल्ट के लिए कितना मिलीग्राम चाहिए, तो अगर अपन से पूछा तो अपन बता देंगे भाई व्हाट विल बी द गोल्ड नंबर। तो अगर मुझे कभी ऐसे भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि 100 ml के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है, वो मुझे गिवन है, तो बाय डेफिनेशन अपन को कितना ml के लिए चाहिए, 10 ml के लिए। तो 10 ml के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा मिलीग्राम में, वो अपन आंसर बता देंगे। तो हमेशा डेफिनेशन से बताएंगे। सो दिस इज अबाउट द कोलॉइड्स। अब अपन थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे अबाउट द इमल्शंस, है ना, क्योंकि इमल्शन एनसीईआरटी में भी गिवन है और हमें आना भी चाहिए, स्कूल वाले पार्ट में भी है और ऐसे भी है हमारे पास। जेल्स वगैरह स्कूल वाले पार्ट में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो अपन जेल्स में जरूरत पड़ेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इमल्शंस की बात तो करना ही पड़ेगी, और ज्यादा भी नहीं पढ़ना है। इमल्शंस तो थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है, हार्डली 10-15 मिनट्स में इमल्शन खत्म, हार्डली 10 मिनट्स में जेल खत्म हो जाएगा। इमल्शन जो होते हैं ना उसमें डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होगा, दैट इज इमल्शंस। मतलब लिक्विड में लिक्विड को ऐड करेंगे तो इमल्शन बनता है, दैट इज ऑलरेडी वी नो दैट। एग्जांपल मिल्क, बटर, पेंट, क्रीम, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे। जनरली emulsions are of two types. Generally emulsion are of two types, और वो भी दो टाइप में ना, मतलब
या तो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में या डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्स्ड फेज में, दोनों ही लिक्विड होंगे और इन दोनों लिक्विड में से एक वाटर जरूर होगा। एंड both type will have water, either it will be a dispersed phase water होगा या dispersion medium water होगा। So so like that generally emulsions are of two types and both type will have water in that। तो एक टाइप होता है टाइप 1 emulsions, एक होता है ऑयल इन वाटर टाइप, उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑयल इन वाटर, ठीक है ना, जैसे ऑयल है वाटर में। तो अपन कहेंगे ऑयल इन वाटर का मतलब हो गया इसमें डिस्पर्स्ड फेज ऑयल होगा जो कम क्वांटिटी में होगा और डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा, डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा। एग्जाम्पल लिखूंगा तो आई विल राइट दैट लिक्विड फैट, एग्जाम्पल में अपन ऐसे लिख देते हैं मिल्क, लिक्विड फैट इज डिजॉल्व्ड in liquid water, that is called oil in water। कभी कभी क्या होता है कि वाटर और फैट सेपरेट भी हो जाते हैं, जिससे अपन कर्ड बोल देते हैं, लाइक दैट। समटाइम्स the two phase get separated, है ना, वो अलग अलग भी हो जाते हैं। सो सम इमल्सिफाइंग एजेंट, मतलब उनको बॉन्ड करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज दैट। तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए अपन कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं। इसमें अपन एग्जांपल लिख सकते हैं। तो एग्जांपल में वी कैन राइट दैट आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सोप या फिर सिंथेटिक सोप या फिर प्रोटीन्स भी हो सकता है, हम प्रोटीन्स भी ऐड कर सकते हैं या गम अरेबिक भी, ताकि वो स्टिक रहे, एक्सेट्रा। इस टाइप से अपन कुछ ऐड कर सकते हैं उसमें, सो दैट दे विल गेट स्टेबलाइज, वो बने रहेंगे। मतलब जैसे अगर आपको चेक भी करना है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं, घर में एक गिलास पानी लो और उसमें 1 स्पून ऑयल डाल दो, कुकिंग ऑयल, और फिर उसे शेक करो, मतलब क्लोज करके शेक करोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद वो सेपरेट हो जाएगा। आप फिर क्या करो, थोड़ा सा उसमें सोप डाल दो, फिर उसको अच्छे से शेक करो, फिर वो सेपरेट नहीं होगा, बिकॉज दैट सोप विल एक्ट एज अ emulsifying agent, that is emulsifying agent। next we can write is, ठीक है, इसमें we can write like this only। इसमें देख लेते हैं अपन एक और दूसरा, मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लिख रहा मैं तो बस बता रहा हूं कि व्हाट इज पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, व्हाट इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स। वाटर एंड ऑयल टाइप, so water and oil means we'll write like this, water and oil। अब इसमें डिस्पर्स्ड फेज वाटर हो गया और डिस्पर्सन मीडियम ऑयल हो गया, मतलब ऑयल में हमने वाटर ऐड किया, डिस्पर्स्ड फेज ये वाटर होगा एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑयल होगा। एग्जाम्पल लिखेंगे तो वाटर एडेड इन द फैट, दैट इज
क्रीम, सो अपन बता सकते हैं दैट विल बी बटर, जिसमें थोड़ा सा वाटर होता है, बहुत सारा फैट होता है। क्रीम, ये अपन यहां पर पेंट भी लिख सकते हैं, ऑयल इन वाटर, थोड़ा सा इसमें अपन ऐसे बता सकते हैं पेंट वगैरह ना। सो दैट इज थोड़ा सा मतलब सोल्यूशन, बेस्ड सोल्यूशन अपन कोई दूसरा लिक्विड, जरूरी नहीं कि मतलब अपन ऐसे कहेंगे कि भाई वाटर में ऑयल ही ऐड कर सकते हैं, अपन कोई और भी दूसरा सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं, बेंजीन है, टर्पेंटाइन ऑयल है, लाइक दैट, और वाटर एक रहेगा, बट लिक्विड उसमें पेंट में कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वाटर होगा बट नॉट द ऑयल। सो अपन ने जैसे इसमें लिखा प्रिपरेशन, वैसे इसमें भी एक प्रिपरेशन, इसमें ना इमल्सिफाइंग एजेंट लिख लेते हैं अपन, इसके इमल्सिफाइंग एजेंट जो होंगे दैट विल बी डिफरेंट। इसका इमल्सिफाइंग एजेंट जो होगा दैट विल बी हैवी मेटल्स, एक तो हैवी मेटल्स हो सकते हैं लाइक लेड या निकल, इस टाइप से हैवी मेटल्स डाल सकता हूं मैं, या फिर हायर अल्कोहल्स, इवन फैटी एसिड्स, वो सब इसके एग्जांपल हो सकते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट में जो बटर में होते हैं। बटर में वैसे निकल होता है, हैवी मेटल्स, उस टाइप से अपन बता सकते हैं। तो ये तो मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया आपको। एक दूसरा अपन पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे जो दोनों के लिए होंगे, ऑल इमल्शंस आर, जितने भी इमल्शन होंगे ना आर जनरली नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। मिल्क में जनरली अपन जो इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं वो प्रोटीन्स वगैरह होता है, तभी तो अपन कहते हैं ना जो पैक्ड मिल्क आता है अपने पास, पैक करके मिल्क अपन को देते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, उसमें काफी सारे प्रोटीन्स भी ऐड करते हैं वो, और सब थोड़ा सा सिंथेटिक कंपाउंड भी ऐड करता है ताकि वो सेपरेट ना हो डिफरेंट लेयर्स में, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको अपन यूज कर सकते हैं। ऑल आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, फिर तो हमें पता चल गया इमल्शंस दे आर नेगेटिवली चार्ज। Emulsion shows Tyndall effect. Emulsion shows Tyndall effect. Tyndall effect and Brownian moment. Brownian moment होना भी चाहिए, why it is so? Because अगर ये colloids है तो colloid के properties भी दिखाने चाहिए उसको, Brownian moment and the Tyndall effect. So like that we can write the about the emulsions. मेरे ख्याल से इतना काफी होगा आपके लिए। Examples: emulsifying agent. What is the use of emulsifying agent? What is oil in water? What is water in oil? The examples. And emulsions can be broken, हम उन्हें separate भी कर सकते हैं by external means, मतलब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए we know that what we have to do, तो उसको अपन कन्वर्ट भी कर सकते हैं by external means, वो भी कर सकते हैं। So it can be by heating, it can be by freezing, it can be by centrifugation, but they can be separated into different layers. This is about the emulsions. बिल्कुल ऐसे ही अपन लिखेंगे जेल्स के बारे में। जेल्स में डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा, वो नहीं हटाना था मुझे, और डिस्पर्सन मीडियम जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉलिड होता है। डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम, दैट इज द जेल्स। एग्जाम्पल में वी कैन राइट दैट जेल्स में टूथपेस्ट, एल्यूमिना, सिलिका जेल, like that we can write gels में। अभी how the gels can be produced, तो जेल्स में होता क्या है ना, जो सॉलिड फेज होता है ना डिस्पर्सन मीडियम, इसकी टेंडेंसी लिक्विड को एब्सॉर्ब करने की बहुत ज्यादा होती है, तो अपन क्या करेंगे, हीट करेंगे, लिक्विड को ऐड करेंगे सॉलिड में और उसे हीट करेंगे, सो दैट की दैट कैन इजीली मिक्स्ड अप,
और उसे फिर कूल कर देंगे लो टेम्परेचर पे, तो सॉलिड जो पेस्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड जेल. सो वी कैन राइट दैट. इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है तो मैं आपको इसको डिक्टेट कर देता हूं, आप उसे थोड़ा सा लिख लो फिर अपन बंद कर देंगे, काफी हो जाएगा फिर अपने लिए. सो फ्यू लायोफिलिक, सेवरल लायोफिलिक, फ्यू लायोफोबिक होगा. सो सेवरल लायोफोबिक, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, उसको आप लिख लो. सेवरल लायोफिलिक and few lyophobic salts when coagulated. Several lyophilic and few lyophobic salts when coagulated salts when coagulated मतलब precipitated, when coagulated changes in a semi rigid mass, change in semi rigid mass enclosing मतलब absorbing, enclosing the entire amount of liquid within itself, enclosing the entire amount of liquid within itself, entire amount of liquid within itself. एग्जाम्पल में देख लेते हैं अपन, लायोफिलिक वाले अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं, लायोफिलिक अलग लिख लेते हैं. तो अपन को पता है जिलेटिन, अगर अगर प्योलार पेस्ट है ना, जिलेटिन अलग अगर पेस्ट ना, देन लाइक दैट वी कैन राइट. ठीक है. देन इन दिस वी कैन राइट सिलिका जेल, एल्यूमिना, और वी कैन इवन राइट फेरिक हाइड्रोक्साइड. इसको कॉगुलेट करोगे विल गेट द जेल. एंड फेरिक फॉस्फेट भी होता है. जो लायोफिलिक होते हैं ना, अगर वो ड्राई अप हो जाए तो अपन उनको क्या कर सकते हैं, वापस वाटर ऐड करके वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब रिवर्सिबल हो जाएंगे ये. तो एक रिवर्सिबल हो जाएगा, एक इरिवर्सिबल हो जाएगा. तो अपन इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, टाइप्स. एक होता है इलास्टिक जेल और एक होगा नॉन इलास्टिक जेल. इलास्टिक जेल में रिवर्सिबल होगा वो, आर रिवर्सिबल, और नॉन इलास्टिक जेल नॉन, इट इज इरिवर्सिबल. वो इस टाइप के कंपाउंड होंगे लायोफोबिक, जो एक बार प्रेसिपिटेट हो गया तो रिवर्स नहीं होगा, इरिवर्सिबल है ना. तो इनको ना so when dried they can be easily converted back to gel, by adding water, by heating with water, मैंने एग्जांपल में यहां लायोफिलिक लिख लेता हूं और वो लायोफोबिक. तो अपने पास ये एग्जांपल लिखे तो ज्यादा लिखने की जरूरत क्या है फिर. दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक ना, इनको नहीं कर सकते पर कन्वर्ट बैक. राइट ना, डू नॉट शो in this process, है ना, जो ये प्रोसेस होगा ना, in this process the
disposed phase swell. This is called imbibition. Imbibition. इसको अपन imbibition बोलते हैं. It cannot show imbibition. मतलब imbibition का मतलब हो गया कि भाई जैसे अपना टूथपेस्ट है ना, वो अगर ड्राई अप हो गया, आप उसको निकालो, वाटर ऐड करो, थोड़ा सा हीट कर दो, वापस टूथपेस्ट बन जाएगा. लेकिन अगर नॉन इलास्टिक होगा, मतलब ये सिलिका जेल एक बार ड्राई अप हो गया, आप नहीं, वो वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते आप उसे. एल्यूमिना को आप वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते. कैनॉट शो imbibition. अब ये वर्ड अपन से पूछेंगे तो अपन बता देंगे ना. व्हाट इज imbibition? Addition of solvent, addition of water into the dry gel or dry dispersed phase so that it will convert back into the gel. Imbibition. वैसे लॉस ऑफ वाटर जो होता है ना, इससे जैसे imbibition होता होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, तो वाटर लॉस भी हुआ होगा तो श्रिंक भी होता है लॉस ऑफ वाटर से. दैट श्रिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड synergesis. Synergesis. The loss of water from the gel. Gel will show shrinking process. This is called synergesis. Loss of water from the gel is called synergesis. और shrinking होगा उसका. अपन सीधा shrinking and volume लिख सकते हैं. तो इस टाइप से अपन से पूछ लेता है वो. और जो मैक्सिमम सिनर्जेसिस होता है ना, वो डिपेंड्स करता है पीएच पे. तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट जब वो न्यूट्रल होता है ना कोलाइड पार्टिकल, जब ज्यादा श्रिंकिंग होता है उसका. सो इट डिपेंड्स ऑन pH at isoelectronic point. Isoelectronic point, it shows maximum shrinking. मैक्सिमम synergesis होता है, मैक्सिमम shrinking. अब एक वर्ड और यूज होता है, दैट इज कॉल्ड, एक तो imbibition, ध्यान रखो. वैसे जेल इतना सारा है नहीं, क्यों फालतू में पड़े अपन, आगे छोड़ देते हैं, बस हो गया. या फिर एक और डेफिनेशन चलो लिख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन टाइप अपन से कभी कभी पूछ सकते हैं, और मेंस में कुछ भी पूछ सकते हैं उनको, मतलब कुछ 8 पेपर बनाने होते हैं और अब तक वो बहुत सारा कुछ पूछ चुके हैं. तो अपन लिख लेते हैं भाई क्या होता है वो. थिक्सोट्रॉपी भी लिख लेते हैं. मैं डिक्टेट कर दूंगा, तुम लिख लेना. ठीक है ना, मैं बोल दूंगा, तुम लिख लेना. थिक्सोट्रॉपी. थिक्सोट्रॉपी, बोलो. थिक्सोट्रॉपी होता है सम ऑफ द जेल्स, वो अपन उसमें एग्जांपल भी लिख लेंगे और वो भी कर लेंगे. सम ऑफ द जेल्स, पर्टिकुलरली जेलेटिन, some of the gels, particularly gelatin, रिवर्सिबल जेल, ब्रैकेट में लिख लो रिवर्सिबल जेल, particularly gelatin, ब्रैकेट में लिखा अपने रिवर्सिबल जेल, एंड सिलिका irreversible gel, and silica irreversible gel. Some of the gels, particularly gelatin, reversible gel, and
silica, that is irreversible gel, liquefy on shaking, liquefy on shaking. लिक्विफाई ऑन शेकिंग, वो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाते हैं शेकिंग पे. लिक्विफाई ऑन शेकिंग. Changing into corresponding sol. Changing into corresponding sol. इनको अपन अगर शेक करेंगे ना तो वो क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वापस अपन रुकेंगे तो वो वापस जेल में कन्वर्ट हो जाता है. The sol on standing revert back into gel. The sol on standing, रुकने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे अगर अपन, the sol on standing revert back into the gel. Into the gel. This phenomena of reversible sol gel transformation. This phenomena of reversible sol gel transformation. This phenomena of reversible sol gel transformation is referred as, is called thixotropy. We can write is called thixotropy. इसके अलावा एक वर्ड भी नहीं पढ़ेंगे अपन, काफी हो गया, क्योंकि जो नहीं भी था सिलेबस में बनने तो वो भी डिस्कस किया. जेल वैसे एनसीईआरटी में गिवन नहीं था, इसलिए मैंने कहा उसमें मेंस में उसके पूछे जाने के चांसेस कम ही होंगे, और इस साल तो और भी कम होंगे उसके पूछे जाने के चांसेस, है ना, क्योंकि इस साल तो वैसे भी एनसीईआरटी से बाहर शायद ही कुछ आएगा अपने पास. ये अपना खत्म हो गया जेल्स एंड सरफेस केमिस्ट्री. अब आप ये बता दो मुझे कि मतलब कुछ अपने डाउट्स बचे हुए हैं तो अपन डाउट्स कर सकते हैं, अगर कोई डाउट्स है तो अपन डाउट्स कर सकते हैं. कोई डाउट्स है तो बताओ. अगर आज डाउट्स के लिए बोला था तो आज अपन डाउट डिस्कस कर सकते हैं. बिल्कुल, आप बताओ कौन से डाउट्स के लिए बोला था मैंने. मेटलर्जी तो करना ही था अपन को, अभी मेटलर्जी खत्म नहीं हुआ था अपना. थर्ड एक्सरसाइज मेटलर्जी का हो गया था. टेस्ट के डाउट डिस्कस करेंगे. रहा टेस्ट के भी कोई डाउट है? वैसे टेस्ट तो उस पर डिस्कस किया ना उन्होंने, इस पे यूट्यूब पे उनको बताया ना टेस्ट का. नहीं था उस पे, उसमें भी कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो बताना ही है डाउट्स. सरफेस केमिस्ट्री के कोई डाउट्स होंगे तो वो भी कर सकते हैं अपन, सरफेस के डाउट्स भी करने हैं. क्या पूछना है सर? पेपर 3 का, पेपर का 34. एक मिनट रुक जाओ, पेपर देख लेता हूँ. पेपर का 34, पहले पेपर निकाल लेता हूँ. पेपर ठीक है, पेपर का 34 बताना है मुझे. ठीक है, पेपर के 34 में क्या डाउट है? 33, 34 आ गया. हाँ, तो पेपर का 33, 34 है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रोडक्ट बताओ ना. द प्रोडक्ट विल बी
ऐसे लिखो, PH3P ना, डबल बॉन्ड डबल को गिवन है, ये लो, इसको हटा दो, खत्म हो गया, ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन और एल्कीन प्रोडक्ट बन गया। लो भाई, ये प्रोडक्ट है, तो इसमें गिवन है ना प्रोडक्ट। हो गया प्रोडक्ट, इक्विवेलेंट टू बोथ। बताओ, कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन है ट्राइफॉस्फेनल फॉस्फोरस, ट्राइफेनाइल है ना, फॉस्फोरस हाइलाइट्स। भाई ये रिएक्शन होता है, ऐसे बताया होगा ना क्लास में। आंसर फोड़ दिया, किसका आंसर फोड़ दिया? रुकना भाई, है अपन चेक कर लें क्या बोल रहे हैं। सरफेस केम के तो ठीक है सर, पेपर का आंसर 34 है, 34 के बाद सरफेस केमिस्ट्री एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का A4। अभी रुको, सरफेस केमिस्ट्री 30th ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो ये क्वेश्चन हो गया ना। ये वर्टिक रिएक्शन है ना, वर्टिक रिएक्शन, ट्राइफेनाइल फॉस्फोरस, एल्डिहाइड और कीटोन्स और कीटोन्स। ये जो कंपाउंड होता है ना फॉस्फोरस वाला, इसको वाइलाइड्स बोलते हैं। वाइलाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स है, ये प्रोडक्ट है। एल्डिहाइड और कीटोन में ना क्या होता है, जैसे मुझे गिवन है आर सी डबल बॉन्ड आर डैश, इस पे डेल्टा नेगेटिव होता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होता है। और वाइलाइट्स में क्या होता है, इट इज लाइक दिस, CH3 C2H5, मैं इसी को ले लेता हूं, डबल बॉन्ड P, PH, PH और PH होता है, इसमें ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। 3 फेनाइल रिंग है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अब वाइलाइट्स जो होता है एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, कैसे रिएक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जैसे करेंगे, तो ये ना न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करेंगे इस पे। तो मेरे पास ऐसे बनेगा, these are violates, aldehyde और ketone है, so I'll get RC R dash O नेगेटिव, और ये कार्बन इधर CH3 है, इधर C2H5 है, और इधर फास्फोरस PH3 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो, न्यूट्रलाइज कर दिया, RC R dash, C इधर CH3 है, इधर C2H5 है, O P ऐसे बनेगा PH3। अब क्या, 4 मेंबर रिंग है तो ब्रेक होगा, फास्फोरस पे डबल, इस पे फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज के आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक होगा, ये इधर और ये इधर, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो बॉन्ड अगर ऐसे ब्रेक होगा तो विल गेट लाइक दिस, आर सी आर डैश, डबल बॉन्ड सी CH3 एंड C2H5, और प्लस बनेगा अपने पास O डबल बॉन्ड PPH3, ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन, ऐसे बन जाएगा। दिस इज अ वर्टिक रिएक्शन। वर्टिक रिएक्शन, ठीक है ना। अभी मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मेरे पास पीएच है CH2 या CH3 ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, CH2Br, मैं इसको रिएक्ट करता हूं PPH3 के साथ, इसके पास लोन पेयर है, ये 1 डिग्री है,
तो मैं इसमें यहां अटैक करवा लूंगा न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियोफिल है। मैं क्या करूंगा, ये इस पे अटैक करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि लोन पेयर देगा ना, और ये नेगेटिव चार्ज बी आर पे। I'll get like this, इस पे पॉजिटिव चार्ज और बी आर नेगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा सॉल्ट। अब अपन क्या करेंगे, इसको जनरली अपन फिनाइल लिथियम, क्योंकि जनरली बेस जैसे एक्ट करता है, या फिर अल्काइल लिथियम, इससे भी एक्ट कर पाएंगे, वो बेस जैसे एक्ट करता है, तो ये ना एसिडिक हाइड्रोजन एटम रिमूव करेगा। इधर डबल बॉन्ड बनाऊंगा मैं, तो जो डबल बॉन्ड बनेगा वो ऐसे होगा, है वो इधर लोन पेयर है ना, तो अपने पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड P PH3 बनेगा। मैंने वायलेट बना लिया। मैंने आपको इसका प्रिपरेशन बताया कैसे होता है। अब इसको रिएक्ट करो किसी भी एल्डिहाइड कीटोन से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका ये ग्रुप, इसका ऑप्शन हटाऊंगा और एल्कीन बना दूंगा। ये बन गया। अब कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है वहां पर, और अगर ऐसे होता और फिर इसको रिएक्ट करता पहले, तो ये बन जाता, फिर एल्काइल लिथियम से रिएक्ट करता तो एल्कीन बन जाता, ऐसे। और बाद में फिर मैं इसमें ना वायलेट, मतलब क्योंकि इसमें आइलेट है और एल्डिहाइड कीटोन भी है, इनको हटा देता, तो मुझे ऐसा मिल जाता। ऐसे प्रोडक्ट भी मिल जाता। तो हमने क्या किया, इसको साइक्लाइज कर दिया, इन दोनों को आप इसके डबल बॉन्ड को और इसके डबल बॉन्ड को जॉइन करते हो, इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को जॉइन करते हैं। तो मैंने भी अभी यही किया, इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को जॉइन कर दिया, खत्म हो गया। विटिक रिएक्शन बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 30 भी बोला है, तो 30 की बात करते हैं। सर बोलो। वायलाइट्स में हमेशा PPH3 रहता है क्या? उसी को वायलाइट कहते हैं। ओके सर। 30th वाले में select the reaction in which the correct orientation have been mentioned in the major product। ठीक है, मेरे पास ये है, इसका नाइट्रेशन करना है ना, H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। नाइट्रेशन करना है तो एक बार इसका ऑर्थो, क्योंकि पैरा दोनों का ब्लॉक है, तो एक बार इसका ऑर्थो, एक बार इसका ऑर्थो। ये मेजर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। यही पूछा था ना कि मेजर कौन सा होगा, तो पहले वाले में तो दूसरा वाला मेजर होगा क्योंकि हेलोजन के ऑर्थो पोजीशन पे अपन सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। दूसरे वाले में NHCO का मेजर हो गया, मतलब दूसरा वाला मेजर हो गया। थर्ड वाले में CHO और OH है, तो OH के रिस्पेक्ट में अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे, नॉट विद रिस्पेक्ट टू CHO। वो पहला वाला मेजर हो गया, तो 3 वाला आंसर हो गया, ऑल आर करेक्ट नहीं हो सकता। तो अपन बता सकते हैं भाई।
इसमें आप सीजर ट्रांस बोलोगे कौन सा मेजर होगा, तो आपने अभी देखा कि भाई अपन ऐसे बना रहे थे, पहले अपन ने ऐसे बनाया था, तो दोनों ही बन सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में वहां रोटेशन हो सकता था। अपन ने जब ये रिएक्ट किया ना ऐसे, तब थोड़ी पता था अपन को कि कहां रिएक्ट करेगा, कौन सा ग्रुप कहां पर है। आपने थोड़ी दिया। आप वेज डैश फॉर्म दो तो मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि ये वाले बॉन्ड तो ब्रेक नहीं किए ना आपने, तो वेज डैश फॉर्म दोगे तो उसके हिसाब से बताऊंगा। अभी तो सीजर ट्रांस दोनों ही बताऊंगा। भाई आप बोल दो कि इसको ऐसे रखना है और इसको ऐसे रखना है, तो मैं उसके हिसाब से सीजर ट्रांस देख लूंगा, क्योंकि यहां कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, वो वैसे ही रहेंगे। ये इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो उसके हिसाब से मैं सीजर ट्रांस देख लूंगा कहां पर क्या है। तो क्योंकि ये जो ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना, रिंग बनेगी जो, अब रिंग में ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि अब ये रिंग ब्रेक होगा तो फिक्स ज्योमेट्री आएगी अपने पास, तो अपन कहेंगे भाई अपने पास ऐसे आएगा। लेकिन इनके पोजीशन वेजडेस वाले को सेम रहेंगे। अब आप चेक कर लो वेजडेस में कहा, इधर तो वेजडेस अपन को क्वेश्चन में, उधर वेजडेस तो गिवन ही नहीं था, तो क्या बताना सीजर की ट्रांस बिल्कुल रहेगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि पहले से उनको अपन को देना पड़ेगा उनको कि भाई वेजडेस में पहले से गिवन है, तो ही अपन सीजर ट्रांस बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते। दोनों ही बताना पड़ेगा अपन को। 30 होता है। वैसे सॉल्यूशंस होते हैं उस पर यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं अपना सर जो। हाँ बोलो। सर 30th क्वेश्चन में थर्ड वाला ऑप्शन में मेजर प्रोडक्ट में OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे BR नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे ना, लेकिन उसने अपन को ऐसे दिया होगा, ये तो नहीं हो सकता ना, लेकिन OH के रहते हुए। मतलब उन्होंने जो दिया है उसी से ही मेजर बताना है। और क्या, ओके सर। इससे ही मेजर बताएंगे ना अपन। भाई उन्होंने जो दिया अपन तो वही बताएंगे, ग्रेटर का साइन भी लगाया ना। हम्म, अब बताओ। अब अपन कर सकते हैं डाउट्स ऑफ। क्या कर रहे थे अपन लास्ट टाइम? मैंने आपको सरफेस का भी कुछ दिया था, कॉम्प्लेक्सेशन क्या रिएक्शन होता है, तो बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, बताता हूं आपको। COCl2 है, इसको KCN से रिएक्ट करो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा तो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। तो बताओ भाई, सरफेस केमिस्ट्री भी देख लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री 1 मिनट में निकाल दूं, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री। सर हाँ बोलो। 38th क्वेश्चन भी डाउट है। तुम ना यूट्यूब से वो देखो ना चैनल पे, सर फिर उसपे अपन देखा, पर देखा उस पे, पर इसमें CH3 MgBr और THF कैटलिस्ट यूज किया है, तो फिर कौन सा रिएक्शन THF है? कैटलिस्ट कहां से हो गया? THF तो मैग्नीशियम इन ईथर होता है, और THF इज अ ईथर, कैटलिस्ट थोड़ी होता है। सर ये लोग ने क्वेश्चन में दिया है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स विद CH3 MgBr इन THF। हाँ तो THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, मतलब MgBr इन ईथर हुआ ना। फिर न्यूक्लियर MgBr, में तो एडिशन ही लिखेंगे ना? हाँ ऑब्वियस सी बात है, ईथर होगा तो वो तो डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन है। ORM 1 में बताया ना मैंने क्लास में, सारा ऑर्डर लिखा अपन ने। हाँ सर, हो जाएगा सर। ORM 1 में मैंने सारा कुछ बताया आपको।
RMGX अलग से पढ़ाया मैंने आपको, ईथर लिखें या THF लिखें एक ही बात है अपने लिए, और टेट्राहाइड्रोफुरेन भी तो ईथर होता है। सरफेस केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पूछा था अपन से, और बताओ सरफेस केमिस्ट्री में क्या है, पार्ट 2 का A4। हाँ जी, सरफेस केमिस्ट्री दिया था मैंने होमवर्क। वैसे सरफेस केमिस्ट्री अपना खत्म हो गया, ये चैप्टर भी आपको होमवर्क करना है, और इसमें सारा कुछ थ्योरेटिकल है, जो क्लास में पढ़ा उसके अलावा कुछ नहीं होता। पार्ट 1 पार्ट 2 देखना पड़ेगा। पार्ट 1 तो वैसे पूरा वैसे है ना, थ्योरी है, तो उसका जो भी थ्योरी होगा वो आप पढ़ लो अच्छे से, कोआगुलेशन वगैरह सारा कुछ दे रखा है। पार्ट 2 का A4 पूछा कौन सा है, ठीक है। Finally divided catalyst has a greater surface area and has a greater catalytic activity than the compact solid। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर पाउडर्ड फॉर्म में होता है तो ज्यादा कैटालिटिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, वो अपन को पता है। फिर if a total surface area of this much is required for adsorption in a catalyst of gaseous reaction, ठीक है, then how many splits should be made to a cube of finally 1 centimeter length in to achieve the required surface area, ठीक है। तो बताओ भाई कैसे बताएंगे, एक मिनट रुकना है, मैं इसको वो कर लूं, थोड़ा सा डिस्प्ले चेंज करना है मुझे। अब ठीक है, हाँ जी अब बताओ। वो कह रहा है कि अपने पास ना ऐसे एक क्यूब गिवन है बड़ा सा, और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का ऐसे, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है, ऐसे गिवन है अपन का। ये कह रहा है कि फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया, हैज अ ग्रेटर एक्टिविटी, वो तो को पता है। अब ये कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को कितने बार स्प्लिट करें कि ये आ जाए, ये सरफेस एरिया आ जाए, बोलो भाई। क्या किया जाए कि ये सरफेस एरिया आ जाए? क्वेश्चन है सर, अगर किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करना है तो Cl के ऑर्थो में कर सकते हैं, अगर एरेनिमाइन में अपडेट कंप्लीशन पॉसिबल है तो। नहीं, Cl के ऑर्थो पोजीशन पे तभी करोगे जब उसका पैरा ब्लॉक है, नहीं तो हमेशा पैरा पे करेंगे। क्या करेंगे अपन इसे? हाँ ये कह रहा था अपन से, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द एडसॉर्प्शन ऑफ कैटलाइज्ड गैसियस रिएक्शन, देन हाउ मेनी स्प्लिट शुड बी मेड टू अ क्यूब ऑफ एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर इन लेंथ टू अचीव रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, और कुछ गिवन है अपन को, 1 स्प्लिट ऑफ अ क्यूब गिव्स 8 क्यूब्स ऑफ स्मॉल साइज। मतलब एक स्प्लिट अपन को किसको काउंट करना है, इसको, मतलब ऐसे कट करें, ऐसे कट करें और ऐसे कट करें, मतलब 3 पार्ट से कट करेंगे तो एक सरफेस एरिया मिलेगा, सही है। अपन को 1/8 पॉइंट मिलता है ना, अपन को क्यूब को तो अपन ने कई बार स्प्लिट किया हुआ है सॉलिड स्टेट पढ़ा जब, तो इसका सरफेस एरिया जो होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब अपन क्या करेंगे ना, इधर चेक करें, इधर चेक करें, इधर, तो अपन क्या करेंगे, अगर इसको कट करेंगे, इसके 6 फेसेस है, अगर एक बार स्प्लिट करूंगा ना तो 2 फेस बनेंगे, एक्स्ट्रा 2 फेस। अगर एक बार स्प्लिट करेंगे ना तो एक बार एक्स्ट्रा 2 फेस बनेंगे, तो अपन क्या करते हैं ना, पहले एक फेस बना लेते हैं अपन, मतलब होगा वही, जितने बार वो क्यूब को बोल रहा है अपन स्प्लिट, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन अपन ऐसे निकाल सकते हैं। देख भाई, एक सरफेस एरिया के बराबर कितना होगा, तो कितना चाहिए अपन को, 629 14656, तो इसका एक सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं अपन,
कि अगर वो क्यूबिक फॉर्म में स्प्लिट होके इतना सरफेस एरिया टोटल चाहिए तो डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं अपन, तो ये अपन को टोटल सरफेस एरिया चाहिए। ये अपन के पास टोटल सरफेस एरिया था, डिवाइड बाय एक बार 6 से स्प्लिट किया ना तो अपन को एक फेस का स्प्लिटिंग आ गया। अब ये एक फेस को कितने बार स्प्लिट करना है सो दैट विल गेट द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, तो कैसे बताएंगे अपन इसको? कितने स्प्लिट निकालू? एक बार ये 6 से डिवाइड करके देखता हूं कितना आ रहा है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट करूंगा 6 to 9, 6 to 9 डिवाइड 1 4 5 6 डिवाइड बाय 6। मैं भाई इसको कैलकुलेटर से ही करूंगा। ये मेरे पास आ रहा है 104856। कोई फॉर्मूला बनाओ ना इसका, कोई मैथ्स का फॉर्मूला होगा ना, उससे कैलकुलेट करो ना इसको। मैथ्स का कोई फॉर्मूला बनाओ ना जिससे कि अपना क्वेश्चन इजी हो जाए। कितने बार स्प्लिट करें? अपन ने क्या किया, ये टोटल सरफेस चाहिए अपन को और सब क्यूबिक फॉर्म में, तो एक फेस का सरफेस निकाल दिया अपन ने इतना। अब ये सरफेस बनाने के लिए कितने बार स्प्लिट करना पड़ेगा अपन को? नंबर ऑफ टाइम्स स्प्लिट करना है, तो कैसे करेंगे अपन? नंबर ऑफ टाइम अगर स्प्लिट करना है तो कैसे करोगे स्प्लिट इसको? बताओ भाई। एड्सॉर्प्शन का क्वेश्चन है ये, एड्सॉर्प्शन का क्वेश्चन है ये। कितने बार स्प्लिट करें इसको? अरे सोचो यार, तुम लोग तो इतना मतलब पढ़ते हो, आपके पास साफ साफ गिवन तो है। बताओ। अपन ने कैलकुलेट कर लिया भाई, अपन को पता है आफ्टर ईच डिवीजन ऑफ अ क्यूब द सेम एरिया इज एक्सपोज्ड, है ना, एज ऑफ क्यूब। तो क्या करें? तो सरफेस एरिया ऑफ वन फेस निकाल दिया अपन ने, कितना होगा भाई? ये तो 6 फेस का एरिया था टोटल सरफेस एरिया, तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया सरफेस एरिया ऑफ वन फेस, इतना आएगा अपने पास। अब क्या करें? तो अपन को पता है ना, सिंस द सरफेस एरिया इज इक्वल टू हाउ मेनी, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अपन क्या करें? नंबर ऑफ टाइम इट इज स्प्लिटेड इज इक्वल टू कैसे लिखें? टाइम इट विल बी स्प्लिटेड। क्या करें? बताओ भाई, कितने टाइम स्प्लिट करें? अरे इसको इक्वेट करो ना ऐसे, अपन को ये नंबर का स्प्लिटिंग चाहिए ना, 104875 48576 इज इक्वल टू कितने टाइम स्प्लिट करें अपन के पास गिवन है ना सरफेस एरिया, दैट इज इसको √2 लेना है। तो क्या नंबर लिखें अपन को कि ये आ जाए अपन से? इधर कौन सा नंबर, इधर कौन सा नंबर कैलकुलेट लिखेंगे अपन कि ये x का वैल्यू आ जाए अपने पास? कितने टाइम स्प्लिट करें? मेरे ख्याल से अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और जब n का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो अपन क्या कर लेंगे भाई, एक बार सरफेस एरिया में कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो अपन 2 ले लेते हैं। तो इस वैल्यू को कितना लिखें, इसको यहां से हटा लेते हैं। इस वैल्यू को कितना लिखें कि अपन को n ही तो है वो, ये वैल्यू आ जाए। भाई उतना टाइम स्प्लिट कर लेंगे उसको, कितना लिखें? कैसे सॉल्व करें?
इसको कितने टाइम और रूट ले लें। सही तो कर रहे हैं वैसे अपन को 2 ही तो लाना है टोटल सरफेस एरिया को स्प्लिट करके। इसको कितना लिखें कि अपने पास ये क्या आएगा, अपने पास 2 है तो पावर में कितना आ जाए अपने पास, सो दैट कि ये दोनों बराबर हो जाए। एक ही बात है, जो पहले लिखा था सही तो लिखा था। बताओ भाई, टोटल सरफेस एरिया अपने पास है और एक फेस का एरिया है, तो कितने बार स्प्लिट करें उसको? कितने बार स्प्लिट करें वो चेक कर लेते हैं। 2 का पावर कितना ले लें कि ये आ जाए? 2 का पावर कितना ले लें कि ये आ जाए? 20 आ रहा है, तो वही अपना आंसर आएगा, वही अपना आंसर आ जाएगा। हाँ प्लस ठीक है ना, तो वो स्प्लिट कर देंगे अपन उसको। ठीक है, दूसरा तो 20 टाइम स्प्लिट करना पड़ेगा। दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। कर देते हैं 20 टाइम स्प्लिट। अभी बना सारा ही सॉल्व कर सकते हैं ये, क्योंकि इस चैप्टर तो अपना खत्म हो गया। अब टू इमल्शन और जेल भी गिवन है अपन को। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टाइम फिर पढ़ेंगे।